आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो जो अब तक हमने ये सेकंड चैप्टर पढ़ा, आज हमारा टेस्ट है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस तरीके के आंसर हमें देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वर्गीकरण की पद्धतियों के समय में या समय के साथ आए हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो वर्गीकरण हमने पढ़ा, ठीक है, वर्गीकरण किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ों का समावेश है, तो उनमें किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं उसकी व्याख्या देनी है हमें। तो बच्चों, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपने देखा था कि मैंने आपको 3 तरह के वर्गीकरण बताए थे। पहला था कृत्रिम वर्गीकरण, जिसमें हमने क्या लिया था, कृत्रिम गुणों को आधार मान करके वर्गीकरण किया था जीवों का, ये सही था। जिसमें क्या देखा था, थियोफैक्टस, सिसल पिनो और कैरोलस लीनियस ने इसमें अपना योगदान दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्गीकरण, यानी कि नेचुरली हम किसी भी जीवों को वर्गीकृत कर रहे हैं। तो नेचुरली क्या हो सकता है, उनकी आकारिकी, उनकी शारीरिकी, उनका पोषण हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, उसका किस तरीके से प्राकृतिक वर्गीकरण हुआ। नेक्स्ट है जातिवर्तीय वर्गीकरण। इससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पर कि आपको याद हो हर्बेरियम वाला, जब हमने टॉपिक पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट का 3rd वाला पार्ट में हमने हर्बेरियम देखा था। हर्बेरियम में ये लिखा हुआ था कि जो हर्बेरियम का वर्गीकरण किया गया है वो एक मानक वर्गीकरण पद्धति से किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हर्बेरियम को वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा कि प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पे किया गया। और किसने किया है? बेंथम और हुकर ने। आया समझ में? वापस रिपीट कर रही हूँ, हर्बेरियम का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है एक्स्ट्रा में। तो इसका आंसर ये हो सकता है प्राकृतिक वर्गीकरण आधार लिया गया है और इसी के साथ बेंथम व हुकर ने ये वर्गीकरण दिया। क्लियर हो गई बात? तो जो जातिवर्तीय वर्गीकरण है उसमें क्या हुआ कि जो भी पादप है उसकी आनुवांशिक स्थिति क्या है, मतलब आनुवांशिकता विकास कैसे हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो विकास का क्रम चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो वर्गीकरण हुआ वो किस श्रेणी में आता है? जातिवर्तीय वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। हमसे पूछा गया है जो परपोषी बैक्टीरिया है और आधे बैक्टीरिया, दैट मीन्स आर्की बैक्टीरिया, इसका हमें आर्थिक दृष्टि से महत्व बताना है। तो बच्चों, परपोषी बैक्टीरिया बेसिकली एंटीबायोटिक्स, जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है, प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती है वो बनाने में, ठीक है, और आप कर्ड बनाते हैं घर पे, योगर्ट, चीज़, ये सब जो बनती है वो भी परपोषी बैक्टीरिया की वजह से बनती है। इसके अलावा आपको पता हो तो ऑयल स्प्लिट हो जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी में आपने सुना होगा कि तेल जो एक जहाज़ था जो फट गया और वो तेल वाला जहाज़ था और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा जो तेल है वो उस समुद्र में फैल गया, जिसकी वजह से सैकड़ों जो समुद्री जीव थे वो मारे गए। तो उसको स्प्लिट कराने के लिए या उसको डिग्रेड करने के लिए परपोषी बैक्टीरिया को ही यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है। भाई आर्की बैक्टीरिया क्या करता है? तो आर्की बैक्टीरिया बेसिकली जो है गोबर गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो माइंस होती हैं उस वाले मतलब खानों में भी इस बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन किया जाता है। परपोषी बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर हो गई दोनों में क्या क्या इनका आर्थिक महत्व है बेसिकली। नेक्स्ट है डायएटम की कोशिका भित्ति के लक्षण लिखे। तो डायएटम मृदा याद आ रही है? हमने समुद्र की सतह पे एक मृदा दिखी थी सिलिका वाली, वो मृत मृदा याद आ रही है? वही चीज़ हमें मेंशन करनी है। क्या है कि डायएटम की जो कोशिका भित्ति है वो बेसिकली सिलिका से बनी होती है। ठीक है, इसमें 2 तरह की भित्ति होती है। एक होती है जो ऊपर वाली भित्ति है उसको हम बोलते हैं एपिथिका, और जो नीचे वाली भित्ति होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोथिका। ठीक है, 2 तरह की भित्ति होती है लेकिन बनी हुई सिलिका की होती है। जैसे ही डायएटम मृत हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, तो ये क्या करते हैं, समुद्र की सतह पे एक मृत मृदा बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैवाल पुष्पम यानी कि पुष्पन, एल्गल ब्लूम। ये तो हमने मतलब देखो, मेरे को नहीं लगता कि शैवाल पुष्पन हमने कम सुना है, लेकिन एल्गल जो ब्लूम है
वो वर्ड बहुत ज़्यादा सुना है। क्या होता है एल्गल ब्लूम कि जब शैवाल होती है उसकी अति वृद्धि हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाए, तो वो क्या होती है, सतह पर बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं वो श्वसन क्रिया करने में असमर्थ हो जाती है। तो ये अच्छी नहीं होती है। लाल तरंगे, रेड टाइड्स हमने पढ़ी थी कि भाई वह भी देखेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर ले, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम ये तो क्वेश्चन छूट ही गया, है ना। तो पहला पूछा गया एल्गल ब्लूम, यानी कि जो शैवाल पुष्पन है। देखो अत्यधिक वृद्धि हो रही है शैवाल की, दिखाई दे रहा है, और इसको ही हम क्या कह रहे हैं, एल्गल ब्लूम कह रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये नीली हरी शैवाल के रूप में होती है। किसके रूप में होती है बच्चों, ये नीली हरी शैवाल के रूप में होती है। और डायनोफ्लैजिलेट, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर गोनियोयूलेक्स, ये क्या करता है, तीव्र घूर्णन करता है और पूरा क्या कर लेता है, जमावाड़ा कर लेता है उसमें समुद्र के ऊपर या समुद्र या तालाब की सतह पर, जिसकी वजह से जो जीव है वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैवाल पुष्पन और लाल तरंगे क्या होती है। तो बच्चों लाल जो शैवाल पुष्पन है ये वर्ड तो बहुत कम सुना होगा, लेकिन एल्गल ब्लूम जो है वर्ड सुनाई दे जाता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि भाई इस क्षेत्र में एल्गल ब्लूम होने की वजह से इतने जो समुद्री जीव हैं वो मर गए हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरा एक जमाव कर लेते हैं समुद्री सतह पर, जिसकी वजह से जो नीचे वाले एनिमल्स हैं, जैसे जो समुद्री जीव हैं जो श्वसन क्रिया करने के लिए सतह पर आते हैं, वो श्वसन की क्रिया करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये जो एल्गल ब्लूम है ये अच्छी नहीं है, ये बेसिकली नीले हरे शैवाल की वजह से होती है। और हम बात करें लाल तरंगे वाली, तो जो गोनियोयूलेक्स करके है वो क्या करता है, लाल तरंगे वो करता है, छोड़ता है, और या फिर हम कहें कि वो उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से जो समुद्र है वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस से वायरोइड कैसे भिन्न होते हैं। यानी कि जो वायरॉइड है और जो वायरस है उसमें हमें डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, जो वायरॉइड है और वायरस है। देखो बच्चों जब हमने वायरस के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो वायरस है वो एक मतलब कैप्सिड पाया जाता है उसके अंदर, ठीक है, प्रोटीन का एक बाहर का एक आवरण होता है, उसकी हर इकाई जो है वो कैप्सियोमियर होती है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा था इसमें या तो डीएनए वायरस होगा या फिर आरएनए वायरस होगा, हाँ या ना। लेकिन जब हम वायरॉइड की बात करेंगे तो ये सिर्फ आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई आवरण नहीं पाया जाता, कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये सिर्फ आरएनए का बना होता है। और ये जो मतलब जो वायरस है, ये वायरस क्या करता है, ये तो करता है एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, प्लांट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जब हम वायरॉइड की बात करेंगे तो ये सिर्फ जो है बेसिकली प्लांट को इन्फेक्ट करता है। क्लियर हो गई बात, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, ये आरएनए का बना होता है। क्लियर हो गई, इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए हो सकता है, इसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन का कवच पाया जाता है, यहाँ पर कैप्सिड नहीं होता है। फिर इसका आकार बड़ा होता है, ये बहुत छोटू आकार में, वैसे देखो वायरस छोटे ही होते हैं, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, जो वायरॉइड है वो छोटा होगा, ठीक है। वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन वायरॉइड बेसिकली पौधों को ही इन्फेक्ट करता है। हो गई बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह के बारे में बताइए। तो बच्चों जब हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था, ठीक है, प्रोटोजोआ हमने देखा, तो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटिस्टा का ही एक ग्रुप है ना, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ। अब हमें उस प्रोटोजोआ के समूह के बारे में पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप करो कि नहीं हमें तो प्रोटिस्टा के ग्रुप के बारे में पूछा है, नहीं, हमें पूछा है प्रोटोजोआ के ग्रुप के बारे में, जो कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। देखो वर्ड्स जो है ना, ये जो वर्ड है प्रोटिस्टा, ठीक है, ये वर्ड है, और एक है प्रोटोजोआ। तो बच्चों जो प्रोटोजोआ है ना, ये जो है ये इस ग्रुप का है, और हमें इसके ग्रुप्स पूछे हैं। आया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए वापस बताया, ठीक है। तो ये क्या है, यूकैरियोट्स होता है, सीधी सी बात है, परपोषी होगा, सूक्ष्मदर्शी होगा। और अब हमें देखना है कि ये आखिरकार कितने प्रकार का होता है। तो पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ, यानी ये अमेबॉइड होता है। अब क्या है, ये समुद्र में ही होगा, नेचुरल सी बात है। इसके अलावा जो इसकी सतह है वो किससे बनी हुई होती है, सिलिका की बनी हुई होती है। इसके अलावा जो
इसमें कूटपाद पाए जाते हैं जो प्रचलन में जो मतलब प्रचलन यानी कि जो चलने में इनको सहायता करते हैं। और एक अमीबा जो होता है परजीवी होते हैं, जो अमीबीय प्रोटोजोआ होता है वो बेसिकली परजीवी होते हैं। कैसी बीमारी करते हैं? एक है अमीबा हिस्टोलिटिका है जो कि अमीबीय पैचिस रोग करता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, वापस बोल रही हूँ, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एक क्या है? अमीबीय प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य में क्या करता है? पेचिस रोग को करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कशाभी प्रोटोजोआ, यानी कि इसमें कशाब पाया जाएगा, हाँ या ना? तो कशाब पाया जाएगा तो ये स्वतंत्र होते हैं, परजीवी होते हैं। वहाँ पर आपने देखा था सिलिका का आवरण पाया जाता है अमीबा में, लेकिन यहाँ पर आवरण जो है वो है पेलिकल का। किसका है? पेलिकल का आवरण पाया जाता है। कशाब होते हैं, नेचुरल सी बात है, आराम से पोषण ले लेगा, गमन कर लेगा। इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्रोनोसोमा, ठीक है? ट्रिप्रोनोसोमा जो है वो निद्रा रोग करता है, ठीक है? इसके अलावा ये लीशमीनिया जो है वो काला अजर रोग करता है। दो एग्जाम्पल है, ट्रिप्रोनोसोमा जो है वो तो निद्रा रोग करता है यानी नींद नहीं आना, और जो दूसरा है लीशमीनिया वो काला अजर जैसी बीमारी करता है। फिर है हमारा तीसरा प्रकार पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ सीलिएट है यानी कि ये जलीय होगा, इसमें सीलिया होंगे गमन करने के लिए, और ये भी पेलिकल से ही बना होता है। और ये जो है पक्षमाभों में लयबद्ध गति होती है, यानी कि इनका मोशन क्या होता है? कंटिन्यू चलता रहता है, और इसका उदाहरण है पैरामीशियम। फिर है हमारा स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ, यानी कि जब आपने सुना होगा कि मॉस्किटो खाने से मलेरिया हो रहा है, तो जो मलेरिया राजस्थान में इतना ज़्यादा फैला हुआ था, या हम कहें भारत में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था कि हर लोग इससे ग्रसित हो जाते थे, लेकिन अब कंट्रोल में है चीज़ें, ठीक है? तो जो प्लाज्मोडियम आपने सुना ना, वो स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का ही रूप है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप बेसिकली स्वपोषी होते हैं, लेकिन हमें कुछ परपोषी पादपों के उदाहरण देने हैं, ठीक है? तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कीटभक्षी पौधे परपोषी हुए ना, तो इसका एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और नेपेंथीस। आंशिक रूप से क्या होते हैं? ये परपोषी होते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी क्या करते हैं? निर्भर करते हैं दूसरों पे। फिर शैवलांश और कवकांश शब्दों से आपको क्या पता लगता है? तो बच्चों हमने लाइकेन देखा था। क्या देखा था? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल से बनता है। किससे बनता है? कवक और शैवाल से बनता है। अब ये दोनों क्या करते हैं? जो कवक और जो शैवाल है ये सहजीवी होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था भाई, सुरेश है और नरेश है, दोनों को भूख लगी है, आधी आधी रोटी है जो उन्होंने खा ली, तो यानी कि एक रोटी से दोनों बंदों ने भूख मिटा ली ना थोड़ी देर के लिए, तो सहजीवी हो गया। उसी तरीके से जो लाइकेन है, तो शैवाल और कवक क्या है? सहजीविता निभाते हैं यहाँ पर। तो शैवाल जो है वो तो क्या करेगा? नाइट्रोजन ये करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको देता है, लेकिन जो कवक है वो क्या करते हैं? खनिज लवण पोषण जो है शैवाल को प्रोवाइड कराते हैं। वापस बता रही हूँ कि शैवाल और कवक एक दूसरे से सहजीविता कैसे निभाते हैं। तो जो शैवाल है वो तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रोवाइड कराएगा कवक को, ठीक है? और जो कवक है वो शैवाल को खनिज लवण पोषण प्रदान कराएंगे। आया समझ में? इसी तरीके से ये सहजीविता निभाते हैं। कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण दीजिए, ठीक है? तो पोषण की विधि और जनन की विधि हमें बतानी है। तो पोषण कैसा कैसा होता है? तो पोषण की विधि में आप देखोगे तो जो फाइकोमाइसिटीज थे, ठीक है, वो मृतोपजीवी होते हैं या फिर पूर्ण परजीवी होते हैं। एस्कोमाइसिटीज ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, डीकम्पोजर हो सकते हैं। इसके अलावा बेसिडोमाइसिटीज मृतोपजीवी या परजीवी, और ड्यूटेरोमाइसिटीज मृतोपजीवी या परजीवी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों? फिर है हमारा जनन की विधि। तो बच्चों जब देखो मेरी बात सुनो, हमने जब ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था एक एक चीज़ कि कैसे जो है वो बेसिडोस्पोर बना रहे हैं, कॉनिडियोस्पोर बन रहा है, किस तरीके की इनकी गुणसूत्रता है। जब हमने पढ़ा था चैप्टर, हमने अच्छे से पढ़ा था। वही जनन विधि हमने देखनी है कि किस में प्लाज्मोगेमी पाई जा रही है, किस में अलैंगिक जनन पाया जा रहा है, किस तरीके से जनन क्रिया करके किस तरीके के स्पोर्स बना रहे हैं, वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूग्लिनॉइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण बताइए। तो यूग्लिनॉइड के हमें क्या बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, यूग्लिनॉइड के चारित्रिक लक्षण हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, अधिकांश स्वच्छ जल में रहते हैं, स्थिर जल में रहते हैं, कोशिका भित्ति का इनमें अभाव होता है। क्या होता है, जो यूग्लिनॉइड है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर जो रक्षात्मक जो है, अब बताओ कोशिका भित्ति नहीं है तो इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो पेलिकल करके यहाँ पर एक आवरण पाया जाता है। इनमें 2 कशाभ होता है ताकि ये गमन कर सके, और क्लोरोप्लास्ट भी इनमें पाया जाता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट है तो सीधी सी बात है स्वपोषी होंगे, अपना भोजन खुद बनाएंगे, एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। फिर है संरचना व आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के आधार में वायरस पे बताइए। आप वायरस के बारे में बात करनी है और 4 रोगों के नाम बताने हैं। तो बच्चों वायरस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, हाँ या ना, कि भाई वायरस क्या है, बहुत अति सूक्ष्म है, ठीक है, निर्जीव भी है, सजीव है, दोनों के बीच की कड़ी है। जब तक बॉडी में नहीं है निर्जीव है, जब तक बॉडी में है सजीव है। वायरस जो है वो किसका बना हुआ होता है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, जैसे या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं, प्रोटीन की हर यूनिट को, और जो पूरा आवरण होता है वो कैप्सिड का बना होता है। ये बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं, ये डीएनए वायरस हो सकते हैं, ये आरएनए वायरस हो सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि भाई जो द्विरुज्जी के डीएनए हैं वो कैसे हो सकते हैं, T3 T4 फाज हो सकते हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, हर्पिस कर सकते हैं। एक रज्जु की यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो कॉलीफेज होते हैं, फाज 174 होते हैं। फिर द्विरज्जु यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो हैं वो रियो वायरस होते हैं, ट्यूमर वायरस, ट्यूमर जो कॉज करते हैं कैंसर, ठीक है। फिर है एक रज्जु की आरएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो बेसिकली प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जैसे टीएमवी वायरस, ठीक है। अपनी कक्षा में एक शीर्षक देखिए कि क्या वायरस सजीव है निर्जीव है। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये सजीव क्यों है और निर्जीव क्यों है। तो बच्चों ये सजीव इसलिए है कि एक तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, सबसे पहला न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ये हमारी बॉडी में आकर के रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। निर्जीव क्यों है, जब तक बॉडी में नहीं जाएगा तो क्या होगा, भाई निर्जीव है क्योंकि बॉडी में ही नहीं जाएगा, और बॉडी में नहीं जाएगा तो हमें हार्म नहीं करेगा, इसलिए हम इसको निर्जीव कह रहे हैं। तो वायरस क्या है, कैसे निर्जीव है, निर्जीव क्यों है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में आएंगे तभी तो भाई डिजीज कॉज करेंगे। ना इनमें प्रोटीन है, ना इनमें डीएनए है, कोई आरएनए है, क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में नहीं है, तो इसलिए हम इसको निर्जीव कह रहे हैं। इसके अलावा इनके ये लक्षण है। तो बच्चों अब देखो ये चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश। क्या हो गया है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, हाँ या ना। तो अब हमें क्या करना है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि मैम ने क्वेश्चन आंसर भी करा दिया और हमारे तो सब ऊपर से गया। ऐसा नहीं है बच्चों, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है आपको चीज़ों को समझाना, उसको सरल करके बताना, ताकि आपको चीज़ें टफ ना लगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको मटेरियल यहाँ मिल गया, क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें इनपुट करनी है, किसका आंसर कैसा आएगा, कितना आएगा, वो चीज़ हमारी जिम्मेदारी है जो मैंने आपको आज समझाई, ठीक है। किस तरीके से भाई कहीं सारणी बनानी है, कहीं टेबल बनानी है, कहीं एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल में भी कौन सी बीमारी बतानी है, या हमने इसको अलग अलग किया तो क्यों किया, ये सब चीज़ें हमें कब पता लगेगी, जब हमें समझ में आएगा चैप्टर। यदि आपको चैप्टर 2 समझ में आ गया ना बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर सीरियसली कुछ भी नहीं है, कोई बिग डील नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। मटेरियल आपके पास है, माइंड आपके पास में, बस थोड़ी सी हमें ज़ील दिखानी है, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि इतनी मेहनत तो आप लोगों की बनती है और आप करोगे भी। मैंने कमेंट्स देखे हैं आप लोगों के, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो आप देखो, मेरे को क्या चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ करें, मुझे चाहिए कि आपको यदि मैं कोई क्वेश्चन दे रही हूँ तो उसका आंसर करें आप, हाँ या ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है और मुझे वो लग गया कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो आई एम सो हैप्पी ना, हाँ या ना।
तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 3 वाला स्टार्ट होने वाला है, प्लांट किंगडम। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमें अच्छे से कंठस्थ कर लेना है कि कोई यूं पूछे और हमें यूं आंसर देना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।